नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस की न्याय यात्रा का झारखंड में चौथा दिन आज राहुल गांधी ने रामगढ़ में शहादत स्थल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। झारखंड की राजधानी रांची में करेंगे जनसभा। झारखंड में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चलाई 200 किलो कोयले से लदी साइकिल। बोले इनकी समस्याओं को नहीं समझा जा सकता। रांची में किया प्रवेश। झारखंड में विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए सीएम चंपाई सोरेन ने विश्वास मत का रखा प्रस्ताव। हेमंत सोरेन भी पहुंचे विधानसभा। कहा मेरे गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। 9 फरवरी तक का दिया समय। 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। आप नेता संजय सिंह आज नहीं ले सकेंगे राज्यसभा सांसद पद की शपथ। राज्यसभा सभापति ने इजाजत देने से किया इनकार। कहा फिलहाल संजय सिंह का मामला विशेषाधिकार समिति के पास। यूपी में योगी सरकार ने पेश किया 8वां बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट किया पेश। 7,36,437 करोड़ रुपए के इस बजट में कनेक्टिविटी, विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस। लोकसभा में आज पेश हुआ लोक परीक्षा विधेयक 2024। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी पर लगेगी लगाम। दोषियों पर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने और 10 साल की सजा का प्रावधान। योगी सरकार के 8वें बजट में 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को मंथली पेंशन। धार्मिक कॉरिडोर के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। योगी बोले बजट प्रभु श्री राम को समर्पित। काशी मथुरा भाईचारे से दे दें तो सब कुछ भूल जाएंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज का बयान। बोले विदेशी हमलों में 3500 हिंदू मंदिर तोड़े गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ट्रिपल बेंच करेगी फैसला। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को भी हाई कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। आप कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने दाखिल की थी याचिका। पाकिस्तान में चुनाव से पहले पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला। 10 पुलिसकर्मी मारे गए, 6 अन्य घायल। 8 फरवरी को होंगे आम चुनाव। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो की भारत विरोधी नीति से खफा हुए विपक्षी दल राष्ट्रपति के संबोधन का किया बहिष्कार। पहले संबोधन में भारत का नाम लिए बिना मुइज्जो ने कहा कोई देश हमें कमजोर नहीं कर सकता। भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने किया बड़ा खुलासा। कहा क्वाड का गठन टालना चाहता था अमेरिका। ईरान के खिलाफ चीन का साथ चाहिए था, इसलिए भारत पर भी डाला था दबाव। अमेरिका में आतंकी पन्नू के रेफरेंडम में विवाद। खालिस्तानी समर्थकों में चले लाठी डंडे। एसएफजे पर दूसरे ग्रुप को प्रमोट करने का आरोप। खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने के लिए करवाया गया था रेफरेंडम। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला जरूरी। यूएस एक्सपर्ट का बयान। कहा पलक झपकते ही न्यूक्लियर बम बना सकता है ईरान। 3rd वर्ल्ड वॉर का खतरा। पतंजलि एड मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली तारीख पर कोर्ट ने लगाई थी फटकार। लग सकता है 1 करोड़ का जुर्माना। भ्रामक दावे के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दायर की थी याचिका। जीएसटी अधिकारियों के साथ नहीं रजिस्टर्ड तंबाकू पैकिंग मशीनें। निर्माताओं को देना पड़ेगा 1 लाख का जुर्माना। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जारी हुआ शेड्यूल। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा आयोजन। 16 अत्याधुनिक स्टेडियमों में खेले जाएंगे 104 मैच। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने दी जानकारी। जाकिर हुसैन ने रचा इतिहास। एक साथ जीते 3 अवार्ड। शंकर महादेवन भी बने ग्रैमी विनर। दोनों के बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट ने ग्रैमी में मचाई धूम। श्रीदेवी के मौत के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। दावों में किए गए थे पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के फर्जी साइन। सीबीआई ने कसा शिकंजा। हमारे देश में कई लोग मोटापे के शिकार हैं और इसी मोटापे के कारण हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। पहला है
वेस्टीज वैस्लिम कैप्सूल, दूसरा है वेस्टीज वैस्लिम शेक, तीसरा है वेस्टीज प्रोटीन पाउडर और चौथा है वेस्टीज वैस्लिम टी और पांचवा वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल। इन प्रोडक्ट से आप अपना मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें MA माजिद सिद्दीकी से। फ़ोन नंबर है 9821715384, 9321715384। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शिंदे सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अहमदनगर में एक रैली में कहा, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मैंने 16 नवंबर 2023 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वजह यह थी कि सरकार ने ओबीसी कोटे में मराठाओं को पिछले दरवाजे से एंट्री दी थी। भुजबल ने यह भी कहा कि मैं इस्तीफे को लेकर 2 महीने से चुप रहा क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम ने इस बारे में बोलने से मना किया था। मैं मराठा आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन राज्य में जो ओबीसी कोटा है उसे मराठा के साथ शेयर करने के खिलाफ हूं। दरअसल 27 जनवरी 2024 को सीएम शिंदे ने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे की मांगे मान ली थी। इसके साथ ही मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल कर उन्हें आरक्षण देने का ऐलान किया था। भुजबल इसके विरोध में थे। इसके बाद शिंदे सरकार में बीजेपी के मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने भुजबल से इस्तीफे की मांग की थी। इसे लेकर भुजबल ने कहा, मुझे बर्खास्त करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस्तीफा दे चुका हूं और ओबीसी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 54% से 60% है, फिर भी विधायकों और सांसदों को मराठा वोट खोने का डर लग रहा है। शिंदे सरकार के मराठा आरक्षण की मांग को मानने के बाद छगन भुजबल ने 29 जनवरी को कहा था, ओबीसी समाज से मुंह का निवाला खींचने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी आयोग अब मराठा आयोग हो गया है। मराठा समुदाय के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है उसे रद्द किया जाना चाहिए। मामला बिगड़ता देख 29 जनवरी को ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं भुजबल से बात करूंगा, वे अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं। अगर ओबीसी समुदाय के साथ कहीं भी अन्याय होता होगा तो उसमें सुधार किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी शिंदे सरकार के इस फैसले का विरोध जताया था। नारायण राणे ने कहा, मैं मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के लिए गए फैसले से सहमत नहीं हूं। इससे राज्य में असंतोष पैदा होगा क्योंकि मराठा समुदाय, जिसकी एक ऐतिहासिक परंपरा है, का सफाया कर दिया जाएगा और अन्य पिछड़े समुदायों पर अतिक्रमण किया जाएगा। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्पष्टीकरण दे पाएंगे, लेकिन मैं अभी केवल इतना ही कह सकता हूं कि छगन भुजबल का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया है। हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। भड़काऊ भाषण केस में मुफ्ती सलमान अजहरी को रविवार को गुजरात ATS ने 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर जूनागढ़ ले गई। मौलाना पर 31 जनवरी को जूनागढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप हिंदू संगठनों द्वारा दर्ज कराया गया था। गुजरात ATS ने मुंबई की एक अदालत में मुफ्ती सलमान अजहरी की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने रविवार शाम को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें घाटकोपर पुलिस थाने लाया गया था। आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो ये था मुफ्ती सलमान अजहरी का भाषण, जिससे हिंदू संगठनों को ठेस पहुंची है। 31 जनवरी को मौलाना ने जूनागढ़ के B डिवीज़न पुलिस थाने के पास एक कार्यक्रम में कहा था, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। हिंदू संगठनों ने इस बयान पर नाराजगी जताते हुए मौलाना पर धारा 153A, 505, 188, 114 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस स्टेशन से मुफ्ती साहब ने लोगों से अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ।
और ना ही किसी क्राइम पर मुझे अलाउड है। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है, और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, हाथ उठा करके बताएं मोहब्बत करते हैं, तो ये रोड खाली कर दीजिए। बस रोड खाली कर दें, पुलिस के लिए मसला न होने पर। मुफ्ती अजहर साहब के वकील ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम लोगों ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम लोग आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो, हम लोग आपको जो भी है कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है, कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। वारिस पठान ने भी मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी पर क्या कहा, आइए देखते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब ये 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। कुछ बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए वो पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे DCP साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, अब उनको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात लेकर जाया जाए। तो आइए एक बार फिर देखते हैं मुफ्ती साहब ने क्या कुछ कहा था। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा दौर आएगा। मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं देगी। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे थे, मैं क्या। नासिर अहमद शेख की रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.